हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था द लैक ऑपेरॉन। एंड टुडे वी स्टार्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अक्टूबर 1990 में। किसके द्वारा? जेम्स वॉटसन के द्वारा। ठीक है। और इसको कंप्लीट होने में टोटल 13 ईयर्स लग गए थे, यानी कि ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। तो ऐसा क्या था इसके अंदर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीनोम होता क्या है। जीनोम का मतलब है ऑल द डीएनए इंक्लूडिंग इट्स जीन इन अ सेल, यानी कि जो डीएनए ह्यूमन जो सेल है उसके अंदर जितने भी डीएनए होंगे और उन डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन सबको मिला के बोलते हैं जीनोम। जैसे ये है एक ह्यूमन सेल, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं डीएनए। और जो डीएनए है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये है एक डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि क्या बनाते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड बना के क्या बन जाते हैं? बेस पेयर। ठीक है, अब ये क्या बन गए? बेस पेयर्स। तो अब जो ये डीएनए है इसके अंदर जो ये बेस पेयर प्रेजेंट है लगभग यहाँ तक, तो ये क्या है? बेसिस। ठीक है, अब इन बेसिस का जो ये सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या बना रहा है? जीन्स, यानी कि एक जीन। अब जैसे और जो बेसिस का सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक का कोई अदर जो सीक्वेंस है वो अदर जीन हो गया। ठीक है, इस तरह जो डीएनए के अंदर बेसिस हैं उन बेसिस का जो सीक्वेंस है वही क्या कहलाता है? जीन्स। ठीक है, जीन्स के अंदर क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो किस लिए जरूरी होती है? प्रोटीन बनाने के लिए, कि जो प्रोटीन है वो कैसा बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? जो जीन्स के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, इनकी जो बेसिस का सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन है वो किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो अब जीनोम पता चल कर क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर जितने भी डीएनए होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, उन डीएनए का जो जीन्स होता है, ठीक है, अब उन जीन को सबको मिला के क्या बन रहा है? जीनोम बन रहा है। ठीक है, अब हम रीड आउट कर लेते हैं। In the preceding section, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determine the genetic information of a given organism. तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रीसीडिंग सेक्शन था, यानी कि जो हमने पहले या पिछले सेक्शन में जब हमने पढ़ा था कि जो बेसिस का सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, वो क्या डिटरमाइन करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं? जो बेसिस का सीक्वेंस होता है वही क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हर इंडिविजुअल में क्या होता है? अलग अलग होता है। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंस। तो जो जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के अंदर हैं, जो डीएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इफ़ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट। अगर दो इंडिविजुअल, यानी कि जैसे ये दो ह्यूमन बींग्स हैं, ये अलग अलग हैं, तो इनका जो डीएनए का सीक्वेंस है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है कुछ प्लेसेस पर, यानी कि जो सीक्वेंस है बेसिस का उनमें क्या होता है? चेंज रहता है या फिर अलग हो। जैसे कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती हैं? कि जो डीएनए में प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेसिस उनके सीक्वेंस पर, उस पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो डीएनए में स्टोर रहती हैं। और ये क्या कब यूज़ होती हैं? जब प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहती है ना, उनको यूज़ कब किया जाता है? जब प्रोडक्ट बनाना होता है। वो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोटीन। तो यही क्या इसका पूरा यही मतलब है कि जो प्रोटीन बनना है वो किस तरह का बनना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? जो डीएनए में प्रेजेंट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। द assumption led to the quest finding out the complete DNA sequence of a human genome. तो assumption का क्या मतलब है? विचार या थॉट्स। ठीक है, और क्वेस्ट का मतलब है डिस्कवरी या फिर तलाश। तो जो कुछ साइंटिस्ट थे उनके ब्रेन में ये थॉट आए कि हमें क्या करना चाहिए कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें जितने भी डीएनए प्रेजेंट हैं उन सभी डीएनए के हमें कंप्लीट जो डीएनए सीक्वेंस हैं वो पता करने चाहिए। डीएनए सीक्वेंस क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस का ही सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डीएनए है। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है
इस क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए। अब जो ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या पाया जाएगा? बेस पेयर्स, ठीक है। और अब इन बेस पेयर्स का पता लगाना है जैसे हमें, तो यही था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो बेस पेयर्स है उनका पता लगाना। तो जो क्रोमोसोम के अंदर क्या मिल रहा था? डीएनए। यानी कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं डिप्लॉयड सेल में? 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है उनमें कितने सारे डीएनए होंगे? बहुत सारे, यानी कि मैनी डीएनए। और जो ये डीएनए है उनके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? यानी कि बहुत से बेस पेयर्स, बहुत सारे मैनी बेस पेयर्स होते हैं। तो इसीलिए जो टोटल इसमें बेस पेयर्स का पता लगाया गया वो कितना था? 3 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये क्या है? काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें जो टोटल 3 बिलियंस जो बेस पेयर्स थे उनका सीक्वेंस का पता लगाना था, ठीक है। With the establishment of a genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of a simple and a fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in year 1990. तो क्या हुआ था? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं वो आ चुकी थी और उनका क्या फ़ायदा हुआ कि जो डीएनए है ना उसको इजीली सेल से क्या कर दिया गया? आइसोलेट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि सेल से डीएनए को बाहर निकाल लिया गया। और दूसरा क्या हुआ? जो आइसोलेटेड डीएनए है उसकी क्या की गई? मैनी कॉपीज़ या फिर क्लोन बनाए गए इनके, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ हुई, सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स यूज़ हुई। इसकी वजह से ये जो मेगा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या हो गया? लॉन्च हो गया, ठीक है। कब लॉन्च हुआ ये? 1990 में। और किसने किया था इसको? मेनली जो जेम्स वॉटसन थे उन्होंने किया था, और भी जो पार्टनर थे, कंपनीज थी, उन्होंने इसमें हेल्प की थी। जैसे कि एक थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट। कुछ जापान, फ्रांस और जर्मनी, चाइना की भी कंपनी थी। इन्होंने क्या किया? मिलके इसको हेल्प किया और इसको कंप्लीट किया गया फिर 2003 में। यानी कि टोटल 13 ईयर्स में ये कंप्लीट हुआ था। बहुत मेगा प्रोजेक्ट था ये। Human Genome Project (HGP) was called a mega project. You can imagine the magnitude and the requirements for the project if we simply define the aims of project as follows. तो जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये क्या था? मेगा प्रोजेक्ट था। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है इसका, यानी कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोजेक्ट की उनको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं किससे? जो एम्स हैं ना, प्रोजेक्ट के गोल्स हैं, उनसे समझ सकते हैं हम इसको। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 per billion, the estimate cost in beginning, the total estimate cost of project would be approximately $9 billion। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें लगभग क्या जो बेस पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 बिलियंस, यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं एक जो ह्यूमन जीनोम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब जो एक बेस पेयर का सीक्वेंस पता करने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है? जैसे ये एक बेस पेयर है, इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा $3, ठीक है। यानी कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर से, तो कितने आ जाते हैं? टोटल $9 बिलियन। तो इसका जो खर्चा था वो कितना था? $9 बिलियन, ठीक है। तो जो $9 बिलियन है वो इसका कितना था? खर्चा था। अब क्या हुआ? जो ये हमें सीक्वेंस मिला था, यानी कि जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसमें जो जीनोम का सीक्वेंस को पता लगाया गया, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन या जो सीक्वेंस हमें मिला जो ह्यूमन जीनोम था उसके अंदर, उसको लिखना था एक बुक के अंदर। तो अब इसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं? जैसे कि 1000 पेजेस हैं एक बुक के अंदर, ठीक है। ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, और एक पेज पे कितने हैं? 1000 लेटर्स हैं, यानी कि एक बुक है, उस बुक में 1000 पेजेस हैं और हर पेज पे 1000 लेटर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको देख लो कितनी बुक लगी इसमें?
कितनी बुक लगी? 3300 बुक्स। जो एक ह्यूमन जो सेल था, एक जो जीनोम था, सीक्वेंस था एक की, उसी में कितनी बुक्स लग गई? 3300 बुक्स। ठीक है, दैट मीन्स 3300 बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। यानी कि जो सिंगल ह्यूमन सेल था उसका जो डीएनए सीक्वेंस था उसको स्टोर करने के लिए कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट हुई? 3300 बुक्स की। ठीक है, the enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics. तो इनॉर्मस का क्या मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है उसमें क्या मिला हमें? डाटा। ठीक है, उसके बाद जो डाटा था वो कैसा था? रिट्राइवल। यानी कि जो स्टोर डाटा होता है ना उसको बोलते हैं रिट्राइवल। जिस डाटा को हम जब मन करे तब यूज़ कर सकते हैं वो क्या होता है? रिट्राइवल या फिर स्टोर डाटा। ठीक है, और एनालिसिस क्या हुआ? जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने से क्या हुआ? बायोलॉजी में एक न्यू एरिया का डेवलपमेंट हुआ जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जिसमें क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्या है? साइंस की एक फील्ड जिसमें क्या किया? बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड इंजीनियरिंग, मैथ्स, इनको कंबाइन किया गया ताकि जो डाटा है उसको स्टोर और एनालाइज किया जा सके। ठीक है, गोल्स ऑफ HGP। अब जो गोल्स थे या एम थे जो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो क्या थे? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज: आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन अ ह्यूमन DNA। यानी कि जो ह्यूमन DNA के अंदर लगभग जो 20 से 25,000 तक जीन्स हैं ह्यूमन DNA के अंदर, उनको क्या करना? पहचानना, आइडेंटिफाई करना। ये फर्स्ट गोल था। सेकेंड क्या था? डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन DNA। अब सेकेंड क्या था? कि जो 3 बिलियन बेस पेयर्स थे जो ह्यूमन DNA के अंदर प्रेजेंट हैं उनको क्या करना? डिटरमाइन करना। ठीक है, उनको समझना, उनके सीक्वेंस का पता लगाना। ठीक है, थर्ड क्या था? स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। यानी कि जो डाटा है उसको डाटाबेस में स्टोर कर देना। डाटाबेस क्या होता है? कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है स्टोर इन कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट में डाटा है उस स्टोर है उसी को बोलते हैं डाटाबेस। फोर्थ क्या है? इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। यानी कि जो डाटा एनालिसिस है, डाटा को समझने के लिए जो टूल्स है उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ उनको जो अदर सेक्टर्स में यूज़ करें। जैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने से क्या होगा? जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी हेल्प से जो इंडस्ट्रीज़ में कुछ यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो बनाए जा सकें। ठीक है, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़ दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो लास्ट में क्या था? जो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के करने पे जो भी कुछ एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज आएंगे उनको भी क्या करना? उनको भी डील करना। ठीक है, ये इसका मतलब था। जैसे कि ये कौन से इश्यूज होते हैं? जैसे कि धर्म से रिलेटेड या फिर कोई सोशल इश्यूज हो गए, या फिर कैसे, इनका क्या मतलब है? एग्जांपल, जैसे कि कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि जो गॉड की बनाई हुई चीज़ें हैं उनके अंदर मतलब उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे जो इश्यूज थे उनको भी डील कर सकें। ये इनके क्या थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स थे। Human Genome Project was a 13 years project coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो कितने साल चला था? 13 साल। ठीक है, जो कि किसके कोऑर्डिनेशन से हुआ था? इसके मेन जो ब्रांच थी वो थी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने मिलके क्या किया था? इस जीनोम जो प्रोजेक्ट था उसको चलाया था। During the early years of HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contribution came from the Japan, France, Germany, China and others.
और उसके बाद क्या हुआ, जो वेलकम ट्रस्ट था वो भी इसमें आके जुड़ गया, जो कहाँ का था, यूके का। वो क्या करता है कि जो रिसर्च से रिलेटेड फंड है वो प्रोवाइड करता था, ठीक है। और भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो कहाँ से आए थे, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर्स, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003, और ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, 2003 में, यानी कि पूरा 13 ईयर्स में। 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 तक चला था। Knowledge about the effect of DNA variations among individuals can lead to a revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings. तो जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उससे हमें क्या हुआ, नॉलेज हुई कि जो डीएनए है उसमें जो वेरिएशन या चेंज होने से जो किसी भी इंडिविजुअल में क्या इफेक्ट आएंगे, ठीक है। और क्या हुआ कि जिससे हमने ये भी पता कर सकते हैं, नए तरीके ढूंढ सकते थे कि जो बीमारी है उसको कैसे डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। और भी जो तरीका है वो हम पता कर सकते थे कि आगे चल के कि जो बीमारी है इनको कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये सब था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इफेक्ट। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms' DNA sequences can lead to understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. इसके अलावा क्या किया इन्होंने, कुछ क्लूज़ प्रोवाइड किए कि जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उनका जो डीएनए सीक्वेंस है उसको भी हम समझ सकते हैं। यानी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन के अलावा और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके भी जो डीएनए सीक्वेंस हैं उनका भी क्या किया गया, पता लगाया गया। जिससे हमें क्या पता चला, जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ थी ऑर्गेनिज्म की उसके बारे में हमें पता चला। जो चैलेंज थे हेल्थ केयर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो एनर्जी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस थे उनके बारे में हमको उनको सॉल्व करने के लिए कुछ हेल्प मिली थी, ठीक है। और जो ये इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन है इसका क्या मतलब है कि जो पीपल हैं या फिर इन्वायरमेंट है, जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे हम क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि प्रोटेक्टिंग पीपल एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट हार्मफुल radiations. Many non-human models organisms such as bacteria, yeast, Coenohepatitis elegans, a free-living non-pathogenic nematode, Drosophila the fruit fly, plant rice, and Arabidopsis etc. have also been sequenced. और भी जो नॉन ह्यूमन मॉडल्स ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, और जो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड्स हैं, ड्रोसोफिला है, प्लांट्स हैं, इनकी भी जो सीक्वेंस है उनका क्या किया गया, पता लगाया गया और इनको भी स्टडी किया गया। तो अब नेक्स्ट जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।